कैसा परफॉर्म करेंगे, एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है एज अ स्टूडेंट। और वो जो तैयारी है उसके लिए मैं एक खास प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिस प्रोसेस को हम 5 SQR कहते हैं। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है सेट, और इस सेट की प्रक्रिया में कैसे हम शरीर को तैयार करें, कैसे हम ब्रेन को तैयार, माइंड को पढ़ाई के लिए तैयार करें, माइंड को पढ़ाई के लिए तैयार करें। तो इनको तैयार करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर माइंड तैयार नहीं है तो बच्चा जो है या तो पढ़ने बैठेगा नहीं, या उसका पढ़ने में मन ही नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं होगा। और अगर मन हो भी जाए तो जैसे पढ़ने बैठेगा उसका मन जो है वो इधर उधर भागने लगेगा, कुछ दूसरे दूसरे विचार, ये विचार वो विचार, तो उसकी जो एकाग्रता हमें पढ़ने के लिए चाहिए वो बनेगी नहीं। तो इसलिए मन को जरूरी है सेट करना। दूसरी बात, अगर ब्रेन को सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर ब्रेन को हमने सेट नहीं करेंगे तो बच्चा क्या होगा, जैसे पढ़ने बैठेगा वैसे उसे नींद आने लगेगी। तो इसको तैयार करना जरूरी है। और तीसरी बात, अगर उसकी बॉडी को हम तैयार नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है कि बॉडी को अगर तैयार नहीं किया तो थोड़ी सी देर, वो मतलब टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई शुरू करेगा ही नहीं, थोड़ी सी देर बैठेगा और फिर जो है फिर भाग जाएगा, फिर कुछ और करने लगेगा, फिर कुछ और करने लगेगा। तो उसकी जो बैठने की स्टेबिलिटी है, उसकी जो सीटिंग है, वो ही प्रॉपर हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि इन तीनों को सेट करने की जरूरत है। बॉडी को सेट करने की जरूरत है, ब्रेन को सेट करने की जरूरत है, माइंड को सेट करने की जरूरत है। ये सबसे पहली प्रक्रिया है, सेट की प्रक्रिया, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपसे अभी की। सबसे पहले हमें बच्चे को पढ़ाई के लिए उसे सेट करना है। और सेट करने में कैसे सेट करना है, तो मैंने सबसे पहले कहा माइंड को कैसे सेट करेंगे। माइंड को सेट करने के लिए हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और मैंने कहा इसके लिए आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ एक आपके पास बच्चे के साथ एक सेशन आप प्लान करिए, उसमें उसके गोल्स के बारे में उससे पूछिए, बेटा तुमको क्या स्कोर करना है और ये स्कोर तुम क्यों करना चाहते हो, इससे तुम्हारी लाइफ में तुम क्या सोचते हो। तो यहाँ मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे जब इस गोल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे तो वो क्या क्या बातें आपके सामने रख सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है वो कहें कि मैं अपने पापा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पापा को प्यार करता हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए जो है वो ये करना चाहता हूँ क्योंकि आई लव हर लाइक एनीथिंग, और मेरे मम्मी पापा की खुशी के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरी वजह बच्चे आपको दे सकते हैं कि इससे मुझे अच्छा लगेगा, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी नज़रों में तो मेरी इज्जत बढ़ेगी बढ़ेगी, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनकी नज़रों में भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ, मैं थोड़ा अपने आप को बेहतर फील करूँगा, मेरी जो एक सेल्फ इमेज है वो सेल्फ इमेज जो है इससे अच्छी हो जाएगी। या फिर मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना, आई सी माई सेल्फ एज ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, तो मुझे इससे अच्छा लगेगा, मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के रूप में देखता हूँ, तो ये लक्ष्य की प्राप्ति। या फिर कई बार बच्चे आपसे कहेंगे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को करियर में इसका फायदा होगा, इससे मेरे को एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा। तो कोई भी वजह आपको बच्चा बताए, इस वजह को सिर्फ पूछ के रख नहीं देना है, वी नीड टू राइट इट समवेयर, इसे लिख देना है एक नोट के तौर पे, इसे किसी डायरी में, किसी रजिस्टर में बच्चे के हाथों से ही लिखवा देना है, व्हाई यू वांट टू डू इट। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा जो स्टेप है जिसमें मैंने कहा कि पहला क्या करना है, ये हो गया, मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। फिर हमने कहा दूसरा स्टेप ये क्यों करना है, ये वजह बच्चे से हमने पूछी। अब सवाल आता है कि इसे करना कैसे है, हाउ टू डू इट, राइट। तो मैं इसके ऊपर आपसे डिटेल से चर्चा करता हूं। ठीक इससे पहले हम लोग सेट के अगले कदम पे बढ़ते हैं। तो ये माइंड सेट हो जाएगा, जैसे ही हमारा मन जो है उसको ये पता चलेगा कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, तो माइंड सेट की प्रक्रिया पूरी होगी। तो कैसे करना है, चलिए इसकी इंटेंस प्लानिंग करते हैं। हाउ टू डू इट, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो कैसे करने में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, इस कैसे की प्रक्रिया में मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या किया, अपने माइंड को सेट किया। और माइंड को सेट करने के बाद अभी चल रहा है, माइंड को सेट करने की प्रक्रिया में क्या करना है हमने बात कर ली, क्यों करना है हमने बात करी, अब हमें कैसे करना है उसको हम समझ रहे हैं। यहां पर सेट की प्रक्रिया में मैंने आपसे कहा था माइंड को सेट करने के बाद हमको ब्रेन को सेट करना है। पढ़ाई जब हम करते हैं तो पढ़ाई करते समय आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चों को जो है बहुत जल्दी या तो नींद आने लगती है या उनका दिमाग जो है वो भटकने लगता है, उनका ध्यान इधर उधर दूसरी तरह की चीजों में जाने लगता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है।
लर्निंग के लिए बहुत एफर्ट और बहुत एनर्जी ब्रेन को चाहिए होती है, और इस लर्निंग की प्रक्रिया में ब्रेन को ये जो एनर्जी चाहिए, जितना हमारे बॉडी में टोटल एनर्जी बनती है, लेट्स से 100% जो एनर्जी है, उस एनर्जी में 79 ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है। ब्रेन इज वन ऑफ द 79 ऑर्गन्स, और ये अकेला ब्रेन 25% एनर्जी को कंज्यूम करता है। आप जरा सोच लीजिए कि हमारा ब्रेन कितना एनर्जी हंग्री ऑर्गन है। तो जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इनको क्या होता है, बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत जल्दी ये लोग थक जाते हैं। ओ माय गॉड, मैं तो थक गया, मुझसे अब हो नहीं रहा, आई एम टायर्ड, राइट, और इनको नींद आने लगती है। तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों को नींद आने की, या फिर जो है वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, शरीर के लेवल पे जो है इनको थकान हो जाती है। इन दोनों चीजों को भी एक बार हम समझ लेते हैं कैसे ठीक करना है। तो यहाँ ब्रेन, जब मैंने कहा उसको बहुत ऊर्जा की और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये एनर्जी ब्रेन लाता कहां से, 3 चीजों से लेके आता है। तो ये एनर्जी उसे ग्लूकोज से मिलती है, यानी कि जो फूड बच्चा कंज्यूम कर रहा है उस भोजन से उसको ये एनर्जी मिलती है। दूसरी ये एनर्जी जो है जो हम वाटर से मिलती है, और तीसरी जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन के इनटेक। इन तीनों से, ऑक्सीजन के, वाटर के और इसके तीनों के इनटेक से ये एनर्जी जो है वो ब्रेन को मिलती है। अगर इन तीनों की सप्लाई में कहीं भी कुछ गड़बड़ है, अगर बच्चा जो है वो उसके फूड की को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, या वो टाइमली जितना एडिक्वेट पानी की क्वांटिटी है, या ब्रीदिंग, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो डीप ब्रीदिंग के लिए आप उनको प्रेरित करिए कि बेटा बीच बीच में डीप ब्रीदिंग, गहरे सांस लेना है। और डीप ब्रीदिंग का फायदा क्या होगा कि बच्चों के ब्रेन में एम्पल ऑफ ऑक्सीजन जाना चाहिए। इवन जो उनकी पढ़ाई का स्पेस है दैट शुड बी ओपन इनफ, और इस स्पेस में जब वो गहरे सांस, कितनी देर बाद, मैं कहता हूं बच्चों को खास तौर से एग्जाम के दरमियान जो है वो खास तौर से इनको नियमित रूप से विदाउट फेल जो है वो प्राणायाम करना चाहिए। कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, गहरे गहरे। अगर प्राणायाम की आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भी है तो आप जितने गहरे डीप सांस, डीप ब्रीदिंग जो है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूं। और ये डीप ब्रीदिंग हर 20 मिनट के बाद आप 1 मिनट के लिए कीजिए, 1 से 2 मिनट के लिए। हर 20 मिनट के बाद, अगर आप लगातार बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट गहरे गहरे सांस लीजिए। और इस डीप ब्रीदिंग करते ही आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एनर्जी है, उसका लेवल खट से बढ़ ही जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपका जो मेमोरी है, आपकी जो याद रखने की क्षमता है, उसमें भी आपको फायदा होगा। और आपकी जो अलर्टनेस है, जो एक्टिवनेस है, वो भी लगातार जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये ब्रेन को अलर्ट रखने का जो सबसे शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो पढ़ाई के समय हर 20 मिनट बाद हमको 2 से 3 मिनट के लिए गहरे सांस लेने चाहिए, और एटलीस्ट 30 मिनट्स बाद जो है थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। थोड़ा सा, भले ही 2-4 घूंट, लेकिन पानी का इंटेक जो है, पानी की बोतल जो है बच्चे के पास पूरा एग्जाम के महीने, अभी अगले 1-1.5-2 महीने पानी की बोतल उसके टेबल पे ही रहे। हर थोड़ी देर में, आधा घंटे में आधा गिलास या थोड़ा पानी वो अपनी नीड के हिसाब से ले ले। भोजन के बारे में जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, खासतौर से एग्जाम के दरमियान, अगर हम चाहें कि बच्चे का जो ब्रेन है वो बेस्ट परफॉर्म करे, ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म करे, तो इसके लिए जरूरी होता है कि बच्चे का जो फूड है वो प्रॉपर होना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड किसे कहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फूड के बारे में मैं आपसे 2 चीजें कहूंगा। एक, ये समय पर होना चाहिए, खासतौर से एग्जाम के दरमियान। जो भी टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट का जो फिक्स टाइम है, लंच का जो फिक्स टाइम है, डिनर का जो फिक्स टाइम है, तो मेक इट फिक्स्ड। और ऐसा करने से क्या होगा कि बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो फूड उसको पता है कब आने वाला है, तो उसका डाइजेशन जो है बच्चे का बेटर हो जाएगा। उसका जो फूड का एसिमिलेशन है, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, उसकी सारी की सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, दोज प्रोसेसेस विल बी, क्या होगा, जितनी भी बायो प्रोसेसेस हैं वो टाइमली होंगी। और वंस दीज प्रोसेसेस आर ऑन टाइम, क्या होने वाला है, इसका आउटकम किस रूप में निकलने वाला है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक होगा बच्चे का, तो फूड से जो उसको एनर्जी का आउटपुट है वो ज्यादा मिलने वाला है। मोर एनर्जी मीन्स बेटर लर्निंग, ठीक है। मोर एनर्जी का मतलब है बेटर लर्निंग, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो बच्चा चीजों को सीख पाएगा, राइट। चलिए,
तो ये थोड़ा सा हमने देखा, ब्रेन को खास तौर से अगर ये फूड मिल जा रहा है टाइम पे और उसको अगर पानी की सप्लाई प्रॉपर है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा पानी पी रहा है और हर 20 मिनट में अगर 1 से 2 मिनट बच्चा जो है आदत ही डलवा दीजिए उसे, थोड़ा सा आप समझाएंगे, बच्चे को सेंसिटाइज करेंगे तो उसकी आदत का हिस्सा हो जाएगा, तो उसका ब्रेन जो है वो अलर्ट रहेगा। ठीक है, तो मैंने माइंड के बारे में आपसे क्या कहा, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये 3 चीजों पे बात करें बच्चे से, डेली बेसिस पर इनके बारे में बात करें तो बच्चे का मन एकाग्र होने लगता है, वो फोकस होने लगता है, एक्टिव होने लगता है, पढ़ाई के लिए सेट होने लगता है। ब्रेन को सेट करने के लिए मैंने शॉर्ट में एक बार फिर से आपको याद दिला दूं 3 बातें। बच्चे की खाने का टाइम फिक्स करिए, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड, उसके साथ हर आधे घंटे में 30 मिनट्स में एटलीस्ट वो थोड़ा सा पानी पी ले, और साथ ही साथ हर 20 मिनट में जो है डीप ब्रीदिंग के लिए 1 से 2 मिनट, अगर आप एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे और मतलब आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो भी अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इसका मतलब यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सिस्टम। और जितना ज़्यादा आप अपने सिस्टम का केयर करेंगे, अपने इसका बॉडी, ब्रेन और माइंड का केयर करेंगे, उसके रूप में बेटर लर्निंग जो है आउटकम के रूप में आपको मिलेगी। तो ये था सेट की प्रक्रिया जो मैंने पहला कदम आपके साथ शेयर किया। अब हम थोड़ा सा दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, और ये जो दूसरा स्टेप है वो सिलेक्शन का स्टेप है। तो दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं, लेट्स डू इट नाउ। इस स्टेप पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो होल्ड करता हूं, और कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है सेट की प्रक्रिया के बारे में, कि पढ़ाई करने के बारे में 3 चीजों को हमें सेट करने की जरूरत है, ठीक है ना, तो जरा मुझे बता दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू टेक, नहीं तो फिर अपन अगली प्रक्रिया की तरफ जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करूं तीनों स्टेप्स। हमें सेट की प्रक्रिया में क्या करना है मैं एक बार फिर से क्विकली आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, तो सेट की प्रक्रिया में 3 चीजों पर ध्यान देना है। माइंड को सेट करना है, ब्रेन को सेट करना है, बॉडी को सेट करना है। माइंड को सेट करने के लिए बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, राइट। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम ब्रेन को अलर्ट करना है। ब्रेन को अलर्ट करने के लिए फूड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, वाटर की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। और बॉडी के लिए जो है, बॉडी कैसे एक्टिव रहे बच्चे की, इसके लिए जो है हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी, दिन में भले ही एग्जाम है लेकिन 1 घंटा उसका खेलने के लिए या वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जंपिंग, एरोबिक्स के लिए जो है हमें वो एक घंटा जो है वो दिन में पक्का निकालना चाहिए। तो इस बारे में अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है श्रवण जी, मैं आपके इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। तो मैं अगले स्टेप पे चलता हूं। दूसरा वो खास कदम क्या है जिसको अगर हम समझते हैं और जानते हैं तो हम बच्चे की पढ़ाई में बेहतर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बेटरमेंट ला सकते हैं। चलिए अब दूसरे स्टेप्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो दूसरा स्टेप है, जैसे अभी यहां श्रवण कुमार जी ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सर क्या करें, हम तो जो है वो जो पढ़ते हैं उसे हम भूल जाते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था सेट करें, इसके बाद ये सेकंड स्टेप है जिसे हम कहते हैं सेलेक्ट। सेकंड स्टेप इज सेलेक्ट करें। अब आप कहेंगे सेलेक्ट क्या करना है। देखिएगा, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को जरा एक बार समझ लें ठीक से। मुझे क्या पढ़ना है, अल्टीमेटली कितना सिलेबस है और मेरे पास उसके लिए कितना टाइम अवेलेबल है, इन दोनों चीज़ों को ठीक से समझ लें। अपने सिलेबस को, अपने टारगेट को, अपने टाइम के हिसाब से जो है वो अलग अलग पार्ट्स में इसको आपको डिवाइड कर देना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास महीने नहीं हैं, आपके पास सिर्फ वीक्स बचे हैं। तो कौन से वीक में आप कितना कवर करने वाले हैं, ये मेरा वीक 1 है, इसमें मैं ये कवर करने वाला हूँ, ये मेरा वीक 2 है, ये मेरा वीक 3 है, ये मेरा वीक 4 है। जो भी वीकली आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसके अंदर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको बांट दीजिए। टारगेट के बारे में एक क्लैरिटी। सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ, और सिलेक्शन में भी एक मैक्रो सिलेक्शन की प्रोसेस है और एक माइक्रो सिलेक्शन की प्रोसेस है। मैक्रो सिलेक्शन और एक माइक्रो सिलेक्शन, मैं दोनों ही प्रोसेसेस के बारे में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको मैक्रो सिलेक्शन की प्रोसेस बता रहा हूं, जिसमें आप अपना मंथली गोल कि 1 महीने में मुझे कितना करना है
और वीकली गोल मुझे कितना करना है उसके ऊपर आप चर्चा करते हैं। उसके बारे में आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक रोड मैप जो है आप तैयार करते हैं कितना करना है। तो ये जो रोड मैप है दैट शुड बी ऑलवेज ऑन अ पेपर, हमेशा इसे बना के रख लेना चाहिए। क्योंकि हम जब बहुत सारी चीजें दिमाग में रखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन सारी की सारी चीजें जो है वो उनके दिमाग में है, सारी की सारी चीजें उनके माइंड में है। और इससे क्या होता है, माइंड के ऊपर जो है एक प्रेशर आता है, एक अनावश्यक जो है एक तरह का स्ट्रेस जो है वो माइंड के अंदर क्रिएट होता है। दैट स्ट्रेस क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल। तो हमें वो स्ट्रेस रखना नहीं है। माइंड को हमें एग्जाम के दरमियान क्या रखना है, फ्री रखना है। इसलिए हम जो भी बर्डन आ रही है, जो भी चीज हमारे दिमाग में आ रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्री कर दे रहे हैं। तो हमने जो भी लिखना है, जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं, उन गोल्स को, मंथली गोल्स को, वीकली गोल्स को हमने लिख दिया। इसको हम मैक्रो सिलेक्शन कहते हैं। कितने समय में क्या क्या बड़ा बड़ा एक प्लॉट में हमने चीजों को डाल दिया। दूसरी जो चीज हमको करनी है उसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। माइक्रो प्लानिंग क्या है, आज का दिन, लेट्स से टुडे, आज के दिन में मुझे कितना पढ़ना है, आज के दिन मुझे क्या करना है, ये है माइक्रो प्लानिंग। और आज के दिन में भी फिर हम दिन को टुकड़ों में बांट सकते हैं। आज के दिन मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, आफ्टरनून में मुझे क्या करना है, इवनिंग में मुझे क्या पढ़ाई करना है, या रात को अगर मेरा कोई पढ़ाई का सेशन है तो अपने दिन को हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और फिर हमने किया। देखिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी ड्रिल आपसे कराता हूँ। इस मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग को ठीक से समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो जरा प्लीज एक बार इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और एक बार अपना कॉपी पेन खोल लें। मैं कुछ एक सवाल आपसे पूछूंगा, ये बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है, तो इसलिए एक बार इस एक्टिविटी में आप फोकस करिएगा। और कुछ एक सवाल मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं, इनके जवाब आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। क्विकली कॉपी पेन जो भी आपके पास है जरा उसको ले लीजिए। ये प्लानिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, मेरे पास कितनी पढ़ाई है, मेरा सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अराउंड मेरे पास टाइम कितना है, ये जो है इसकी स्पष्टता, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरत है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं, एक छोटा सा समझिएगा कि एक प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी है ना, ठीक है। और इस एक्टिविटी से देखिएगा कि आपको एग्जाम में इस एक्टिविटी को करने मात्र से मुझे लगता है आपको कम से कम, ज्यादा भी नहीं, 20 मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। लेट्स गेट रेडी। आप सोच रहे होंगे मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं। 20 मार्क्स अप हो जाने वाले हैं, बिल्कुल हो जाने वाले हैं। तो आप जरा इस एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाइए। आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहली चीज, आपका टाइम कहाँ जा रहा है हम उसको देखेंगे। आपके टाइम को हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं और आपसे इसके बेसिस पे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। पहला मेरा सवाल है आपसे कि भाई आपको सोने में कितना समय चाहिए डेली का। तो आप कहेंगे सर मुझे सोने के लिए डेली 8 घंटे चाहिए, तो आप इसको जरा 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 क्यों बोल रहा हूँ, हम पूरा एक वीक का आपका जो टाइम का शेड्यूल है उसको जो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 आवर्स आपको सोने में लगते हैं, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए। 8 घंटे चाहिए, 7 घंटे चाहिए सोने में, और ये स्लीप का टाइम है, मतलब दिन में भी अगर आप सोते हैं तो कुछ झपकियों का टाइम है तो वो भी ऐड कर दीजिए। सोने का सारा टाइम 24 घंटे में। फिर उसके बाद गेटिंग रेडी, तो तैयार होने में जो आपको समय लगता है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 7, अगर 2 घंटे आपको डेली लगते हैं तो। तीसरा जो समय है आपका, लेट्स से आपको फूड में कितना समय लगता है डेली खाना खाने में, तो इसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, एवरीथिंग इंक्लूडेड, राइट। तो कितना समय आपको लगता है इसमें ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर हाँ आप में से कुछ लोग अगर खाने में कई बार क्या होता है, कुछ कंपटीशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे कुक देयर ओन फूड, राइट। तो उनको यहाँ पे कुकिंग का जो टाइम है या फिर खाने के लिए जो मार्केट से वो चीज़ें खरीद के लाते हैं, वो जो टाइम है वो भी ज़रा इसमें ऐड कर दीजिएगा। एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद में दिन भर में जो आपका ट्रैवल का टाइम है, उस ट्रैवल के टाइम को आप यहाँ लिख दीजिएगा। एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय 7। एक छोटी सी बात और है, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में कितना समय अभी शेष है, आपकी जो टाइम की जो अंडरस्टैंडिंग है
जैसे आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे सर मार्च में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो फरवरी का महीना पड़ा है और ये पड़ा है, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहें 30 डेज़ हैं, कुछ बच्चे कहें 35 डेज़ हैं। अगर किसी का एग्ज़ाम थोड़ा लेट है तो ये आपके पास कितना टाइम है, इसको भी ज़रा थोड़ा एक बार यहाँ ऊपर मेंशन कर दीजिएगा अपने पेपर के ऊपर। फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। दिन में अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, वर्शिप कर, आई डोंट नो करते हैं नहीं करते, तो आप देखिएगा आपका कोई टाइम है इसका, या फिर आपका कोई प्रेयर का टाइम है, या कोई मेडिटेशन करने का आपका कोई टाइम है, या फिर आपका जो है जो भी आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, अगर उस स्पिरिचुअल एक्टिविटी का कोई टाइम है आपके पास तो ज़रा एक बार उसको यहाँ पे डाल दीजिए। या यहाँ पे जो छठे नंबर पे है, आप अगर डेली कुछ एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप गेम्स में टाइम लगाते हैं, किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी का जो टाइम है वो आप यहाँ डाल दीजिए, और सबको 7 से मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। यहाँ पर आपको डाल देना चाहिए अपना स्कूल का टाइम या आपके कॉलेज का टाइम। स्कूल या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में अगर आप कहीं पे कोचिंग लेते हैं तो वहाँ आपको कितना समय लगता है वहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगला जो टाइम है आपका ये है एंटरटेनमेंट का टाइम। लेट्स से जो टीवी पे आप खर्च करते हैं, या फिर इसमें जोड़ दीजिए इंटरनेट का टाइम भी, ठीक है। इंटरनेट का टाइम जो फेसबुक पे आप बिताते होंगे, या आप में से कुछ बच्चे अगर व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, वॉट एवर टाइम दैट इज़। और यहाँ पे सोशलाइजेशन का टाइम जोड़ दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी देर बातें करते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, सोशलाइजेशन का टाइम इसमें ऐड कर दीजिए। और साथ में हाउस होल्ड थिंग्स, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको घर के काम में मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। हाउस होल्ड थिंग्स, घर के छोटी मोटी चीज़ों को करने में आपका दिन भर का कितना समय चला जाता है, या इसमें मैं इसे कह सकता हूँ फैमिली टाइम। आप परिवार के साथ जो टाइम बिताते हैं, बैठते हैं, घर की छोटी मोटी चीज़ों में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपका कितना समय चला जाता है। और इन सब चीज़ों को आपको, जैसे मैंने कहा था, एवरीथिंग इज़ मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसमें बस जो स्कूल का आपका टाइम है दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 6, और बाकी सब जो है मल्टीप्लाई बाय 7। अब ज़रा एक बार आप इसे जोड़ दीजिए, आपका टोटल क्या आ रहा है ज़रा मुझे बता दीजिए, ठीक है। एक चीज़ अगर आप इसमें ऐड कर दें तो बहुत अच्छा होगा, 11 पर, जिसे हम कहते हैं डेड आवर्स। डेड आवर्स जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? दिन का वो समय जब हम कुछ नहीं करते होते हैं, अनप्रोडक्टिव टाइम। अनप्रोडक्टिव मतलब कुछ नहीं, सोफा पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, डूइंग नथिंग, डूइंग लिटरली नथिंग, इवन टीवी भी नहीं देख रहे, बस बैठे हैं, है ना। तो ऐसा जो टाइम है, जो डूइंग नथिंग का टाइम है, वो कितना है और वो क्या है? तो इसको हम अनप्रोडक्टिव टाइम या डेड आवर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, डेड आवर्स को भी ऐड कर दीजिए, और इसके बाद एक बार आप मल्टीप्लाई करके 7 से सारे टाइमिंग्स को। और इसमें अगर कहीं आपकी हॉबी है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आप समय व्यतीत करते हैं, थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटी या हॉबी का टाइम, कई बार कुछ बच्चों को किसी खास तरह की हॉबी होती है, तो अगर वो भी आपको कोई आदत है, वैसे एग्ज़ाम के समय तो अभी होगा नहीं लेट्स से, लेकिन अगर किसी को कोई आदत है इस तरह की कुछ प्रोडक्टिव करने की, तो आप वो भी यहाँ पर उस टाइम को भी लिख सकते हैं। आई होप यू हैव डन। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार लौट के आता हूँ और हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और मैं एक बार इन सारी चीज़ों को मैं भी आपसे एक एक करके अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और इसको थोड़ा सा जोड़ के देखा है, तो आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि अभी आपके पास जो टोटल टाइम आ रहा है वो कितना समय आपके पास आ रहा है? हाउ मच टाइम टोटल, मतलब आपका कितना समय जो है वो खर्च हो जा रहा है? कैन यू जस्ट क्विकली टेल मी, एनी वन ऑफ यू? आप मैसेज में यहाँ डाल सकते हैं कितना हुआ टोटल। हाँ जी, कितना समय आपका खर्च हो जा रहा है लगातार? तो जैसे राकेश जी ने कहा कि 175 आवर्स जो है वो खर्च हो जा रहे हैं। आप सब ने अपना अपना टाइम इस तरह से जोड़ लिया होगा कि कितना समय। अंजू ने कहा, अंजू जी ने कि 163 आवर्स खर्च हो जा रहे हैं। अब देखिए, ये
154 आवर्स, 125 आवर्स, ठीक है। तो आप जरा एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिएगा और मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कि ये सच में डेंजरस है। क्यों ये डेंजरस है? अभी आपने कहा कि 175 आवर्स मेरे खर्च हो रहे हैं एज अ स्टूडेंट, ओके दैट्स अ गुड थिंग। और आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपके 7 दिन का टाइम शेड्यूल है। 7 दिन में इन एक्टिविटीज़ में आपका कितना टाइम खर्च होता है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं पर भी यहाँ पर आपकी स्टडीज़ के टाइम को शामिल नहीं किया है। 175 घंटे आपके खर्च हो जा रहे हैं और इसमें सेल्फ स्टडी का टाइम कहीं है नहीं। सेल्फ स्टडी का टाइम इसमें कहीं पर भी शामिल नहीं है। और 7 दिन में, 7 डेज में राकेश जी जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं हमारे पास वो होते हैं 168। और 168 आवर्स में से 168 आवर्स मतलब 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 7 इज 168। तो 168 आवर्स में से 175 घंटे पहले से ही खर्च हो रहे हैं और सेल्फ स्टडी का टाइम हमारे पास इसमें 0 आवर्स है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपका एग्जाम का क्या होने वाला है 1 महीने 1.5 महीने बाद। दिस इज गोना बी ए डिजास्टर। अगर जिसने अभी अंजू जी का समय मैंने देखा, उन्होंने क्या टाइम दिया, उन्होंने कहा कि दिस टाइम इज अराउंड 154 आवर्स। तो अगर ये टाइम 154 आवर्स है तो आप देखिए कि आपके पास कितना सा समय बचा, 168 माइनस 154। ये जो समय आपके पास बचा है ये वीकली समय है आपके पास पढ़ाई करने के लिए। दिस इज़ योर वीकली टाइम फॉर योर स्टडीज़। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पास 4 वीक बचे हैं, तो दिस टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज द टाइम यू हैव। और क्या आप इस समय से खुश हैं? क्या इतना समय आपके पास आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त है? क्योंकि आपके दिमाग में तो इम्प्रेशन है कि आई हैव 30 डेज़, लेकिन सही पूछिए तो आपके पास 30 डेज़ नहीं है। आप जो अपना समय अभी आप देख रहे हैं उतना सा टाइम आपके पास है। तो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ अजय जी ने यहाँ लिखा है 209 घंटे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दैट्स डिजास्टर। अब आप सोचिए 168 घंटे में से 209 घंटे आपके पहले से खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब आपका जो टाइम का मैनेजमेंट है वो सच में आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। आपको पता ही नहीं आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जो है वो एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो क्या है, अभी से एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना पहले एटलीस्ट हमको पता हो हमारे पास टाइम कितना है और वो कहाँ हम उसको खर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मनीष ने कहा कि 168 आवर्स जो है उनके खर्च हो रहे हैं, लेकिन मनीष अभी 8 घंटे हैं आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। मलिश्का सिंह जी आपने भी 160 घंटे लिखा, दिस इज़ अगेन डेंजरस। मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ स्टडी के लिए इतना करने के बाद भी स्टूडेंट के पास सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप मान के चलिए कि अगर 4 से 5 घंटे भी मिनिमम आपके पास हों तो आपके पास कितना होना चाहिए। ये जितने सवाल मैंने आपसे पूछे ये 125 आवर्स से पहले खत्म हो जाने चाहिए। एटलीस्ट 110 120 तक ये सब खत्म हो जाना चाहिए। रेस्ट ऑफ दी एटलीस्ट 40 आवर्स पर वीक, 50 आवर्स पर वीक आपके पास अपने एग्जाम की तैयारी के लिए होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट बेयर मिनिमम इज़, राइट। तो ये छोटी सी ड्रिल हमने की और इस ड्रिल से हमें ये पता चला, जैसे ब्रिजमोहन जी ने यहाँ लिखा है 117 घंटे, दैट इज़ गुड, ही हैज़ एम्पल ऑफ टाइम। ये जो समय अभी हमने निकाला था इस समय को हम कहते हैं असेंशियल टाइम। ये बेसिक टाइम है और ये बेसिक एक्टिविटीज़ में हम लोग इसको खर्च करते हैं। तो अगर हमें एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है, तो इस टाइम की क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए एक प्रोसेस आपको सजेस्ट करता हूँ। और इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम जो है अपने दिन को जो है अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लेंगे। लेट्स से सुबह आप अगर बच्चे के साथ इस ड्रिल को करते हैं, वो 6 बजे उठता है, 6 से 9, फिर 9 से 12, फिर 12 से लेके 3 घंटे के स्लॉट में दिन को तोड़ दीजिए। और फिर 3 से लेके 6, और फिर 6 से लेके 9, और फिर 9 से लेके लेट्स से रात को सोने तक का समय, लेट्स से 10 बजे सोने की रखी, तो 10 से लेके और सुबह 6 बजे तक 8 घंटे तक आराम से सो गए। 6 बजे भी अगर सुबह उठे, अब इसको रिवर्स करते हैं। अभी जो हमने एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी को अब हम रिवर्स करते हैं। और इस रिवर्स एक्टिविटी में मैं आपसे कहूँगा, ज़रा मुझे बताइए कि सुबह 6 से 9 के बीच में
आपकी सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम निकल सकता है? अब जरा एक बार आप सोचिए, 6 से 9 सुबह सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास कितना टाइम निकल सकता है? जरा सा सोचिए और सोच के मुझे बताइए। अगर ये टाइम जो है 1 घंटा है, आधा घंटा है, जितना भी ये टाइम है, इस टाइम को जरा एक बार आप यहाँ लिख दीजिए। लेट्स से कि यहाँ मैं 1 घंटा निकाल सकता हूँ। फिर यहाँ पर आप देखिए कि 9 से 12 के बीच में हो सकता है कि आपको कॉलेज जाना हो सकता है आपको स्कूल जाना हो, 12 से 3 के बीच में स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो। यहाँ पे लेट्स से मैं 2 घंटे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे लेट्स से 1 या 2 घंटा निकाल सकता हूँ। यहाँ रात को कोई समय निकल सकता है कि चलो रिवीजन के लिए मैं निकाल सकता हूँ। सो एक बार जरा अपने दिन को 3-3 घंटे के ब्लॉक्स में एक बार जरा आप ब्रेक करिए और इन ब्लॉक्स में देखिए कि आपके पास कितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है। और ये जो टाइम की अवेलेबिलिटी है, इसके हिसाब से अगर आप अपने समय को प्लान करेंगे, अपने गोल्स को प्लान करेंगे, तो बहुत कमाल होने वाला है। इसी को हम जो है वो माइक्रो सिलेक्शन की प्रोसेस कहते हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरे पास सुबह यहाँ पढ़ाई के लिए 1 घंटा है सेल्फ स्टडी के लिए, यहाँ शाम को मेरे पास 2 घंटे का समय है, यहाँ इतना समय है। जब भी आपके पास, तो ये एक प्लानिंग आप करिए। जरा एक बार मुझे जल्दी से आप में से कोई बता सकते हैं कि अगर इस तरह से आप अपने दिन को तोड़ेंगे तो आपके पास जो है वो कितना समय बचता है? मैं एक बार देखना चाहता हूँ स्क्रीन पे, अगर आप में से कोई लोग मैसेज कर पाएँ कितना टाइम आपके पास बच जा रहा है। तो जैसे नेहा जी ने कहा 4 आवर्स, मलिश्का सिंह जी ने कहा 1 डे 9 आवर्स ऑफ स्टडी। ओ माय गॉड। श्रवण जी ने कहा 11 घंटे। दैट्स अ गुड थिंग, यू नो। तो इसका मतलब है हमारे पास समय है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो, क्योंकि हमारी प्लानिंग की कमी है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलिए, तो हम टाइम की इस एक्टिविटी के बाद में, ओ ग्रेट नेहा जी, ओके वंडरफुल। मनीष ने कहा कि 8 घंटे और 30 मिनट। वंडरफुल, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, राइट? ओके, 8 आवर्स, वेरी गुड, वंडरफुल। सो यहाँ हमने सिलेक्शन की प्रक्रिया में ये जाना और सीखा दैट वी हैव टाइम, लेकिन उस टाइम के बारे में हमारी जो सेंसिटिविटी है वो कम होने से वो टाइम हमारा इधर उधर खर्च हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने सेट की प्रक्रिया को जान लिया और दूसरा हमने यहाँ पे सिलेक्शन की प्रक्रिया को जान लिया। नियमित रूप से आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इस सिलेक्शन की प्रक्रिया में, जैसे मैंने आपसे कहा, अपने दिन को 3-3 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड करिए। 9 से 6 से 9, जितने बजे भी आप उठते हैं वहाँ से आप 3-3 घंटे जोड़ते जाइए। फिर 9 से 12, और कौन से हिस्से में आपको क्या पढ़ाई करना है, क्या आपको स्टडी करना है, कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कितना सिलेबस आप कवर करेंगे, उसका गोल, उसका लक्ष्य अपने लिए यहाँ बना दीजिए। तो ये हुआ सिलेक्शन की प्रक्रिया, और ये डेली का हमें बनाना है। डेली, एवरी डे, सोने से पहले, रात को जैसे सोने के लिए जा रहे हैं, आप अगर पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के साथ बैठ के और इसको डेली जो है उसके साथ प्लान करिए, ताकि अगले दिन बच्चे के दिमाग में पहले से आ जाए कि मुझे अपना अगला दिन कैसे बिताना है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट जो है वो बच्चे के लिए आप बना पाएंगे। इट्स अ वेरी पावरफुल हैबिट, वेरी वेरी पावरफुल। इस एक आदत से जो है आपका बच्चा थोड़े समय के बाद बहुत पावरफुल जो है रिजल्ट आपको देने लगेगा। तो ये हुआ सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में। और इस सिलेक्शन के बाद जो तीसरी प्रक्रिया है, जो अभी मेमोरी की बात कर रहे थे, मैं अब उस पर आता हूँ। इस तीसरी प्रक्रिया में हम कहते हैं सर्वे करना चाहिए। अब ये सर्वे क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें हम। सर्वे की प्रक्रिया क्या है कि जो भी हमारे पास हमारा सिलेबस है, दिन में हमारे पास समय होना चाहिए जब हम सारे सिलेबस में से जस्ट गो थ्रू कर जाएं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ फ्लिप कर जाएं, पन्ने ही फ्लिप कर दें, लेकिन हमारे पास एक 15 से 20 मिनट का ऐसा समय होना चाहिए दिन में जब हम अपने पूरे सिलेबस में से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हमारे बहुत पास है, और जब एग्ज़ाम बहुत पास है तो हमको एक ऐसा समय होना चाहिए जब हम अपने पूरे दिमाग को एक आइडिया दे रहे हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू कवर फॉर माई एग्जाम्स। तो एग्ज़ाम का जो सारा सिलेबस है, सारी जो किताबें हैं, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में अगर आप पेजेस भी फ्लिप कर सकें, उसके सारे टॉपिक्स से गो थ्रू कर सकते हो, या उसके जस्ट ये देख लिया, मोटा मोटा अपने सिलेबस का एक सर्वे करना, एक मोटा आइडिया लगाते चलना, अच्छा ये है, अच्छा इसमें ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है। अगर 20 मिनट्स में आप सारे सिलेबस नहीं कर सकते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट एक दिन में रख लीजिए। आज मैं 3 सब्जेक्ट का जो है वो सर्वे करूँगा, और इन 3 सब्जेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, आई ओपन माई बुक, और बुक खोल करके और मैं बस
टॉपिक पढ़ूंगा, अच्छा ये टॉपिक पढ़ना है, ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। अच्छा अब साल भर क्या है, क्लास में आपने उन चीज़ों को पढ़ा है कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी उस मेमोरी को, जो साल भर की आपकी मेमोरी है, पैसिव मेमोरी इसे कहना चाहिए, तो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो डेटा जो है वो स्टोर है। उस स्टोर डेटा को आप क्या कर रहे हैं, उसे आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, उस डेटा को आप जगा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया ना, तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में आप उसे जगा रहे हैं। तो पेजेस को फ्लिप करते जाना है। और इसी एक्टिविटी को, इस सर्वे की एक्टिविटी को, ये सर्वे की एक्टिविटी में भी दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक जिसे हम फिजिकल सर्वे कहते हैं। फिजिकल सर्वे में आप क्या कर रहे हैं, तो इस फिजिकल सर्वे की जो प्रक्रिया है, इस फिजिकल सर्वे में आप लिटरली बुक उठाते हैं और ये सारी गतिविधि जो है आप बुक के ऊपर, बुक के अंदर आप करके देखते हैं। अच्छा किताब के पन्ने आपने फ्लिप किए और किताब के पन्ने फ्लिप करके आपने सारा किया, ये हुआ फिजिकल सर्वे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, फिजिकली आपने किया, ठीक है, फिजिकल सर्वे किया। लेकिन एक जो दूसरा सर्वे है उसको हम मेंटल सर्वे कहते हैं। मेंटल सर्वे जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ है और आसानी से हम कर नहीं पाते बिना अभ्यास के। तो मेंटल सर्वे से मेरा क्या मतलब है कि पूरा सिलेबस हम बच्चों को बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड करते हैं कि जब आपका सेशन शुरू होता है, नया एकेडमिक सेशन, तभी आपका पूरा सिलेबस, जब भी आपको एग्जाम की तैयारी करें, सबसे पहला जो काम होता है सिलेबस को हमें याद रखना होता है। कौन सी बुक में कितने चैप्टर, उसमें कितने टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, वो सबसे पहला काम है। तो ये जो सर्वे है, हम सबसे पहले क्या करें, जितना भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस का एक स्ट्रक्चर बनाएं। क्या बनाएं, अगली जो मैं चीज़ आपसे बताने वाला हूँ उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर अगर हमारे पास नहीं है तो फिर चीज़ों को करना हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं थोड़ा सा सर्वे और स्ट्रक्चर की इस प्रक्रिया के बारे में आपको डिटेल से यहाँ समझाता हूँ। स्ट्रक्चर और सर्वे में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके सिलेबस में दिया है, जो भी सिलेबस में दिया, उस सिलेबस में जितने भी आपके चैप्टर्स के नेम हैं और जितने उन चैप्टर्स में आपके पास टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक को और इन चैप्टर्स के नाम या तो आपके पास किसी पेपर पे लिखे हों, पेपर पे आप इसका एक चार्ट जैसा बना लीजिए, इसको इस ढांचे को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, इसे याद रख लेना चाहिए। और जब ये ढांचा आपको याद है तो आप मेंटल सर्वे कैसे करते हैं, आप साइंस की किताब के बारे में सोचते हैं, साइंस की बुक में मन ही मन आप सोचते हैं 14 चैप्टर्स हैं और इन 14 चैप्टर्स में से ये चैप्टर नंबर 1 ये है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 जो है उसमें ये 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक में ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। और इसके बाद में ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 में 4 टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं और इन 3 टॉपिक में से पहले टॉपिक में 2 सब टॉपिक हैं। तो इस तरह का एक ढांचा अपने दिमाग में, एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लेना, मुझे क्या स्कोप है, कितने टॉपिक, सब टॉपिक कितना मुझे पढ़ना है, क्या है, उसका एक स्कोप अपने दिमाग में बना लेना, उसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जैसा अपने दिमाग में बना लेना और उस ढांचे को मन ही मन रिकॉल करते रहना जब भी समय लगे। उस रिकॉल का फ़ायदा क्या है, आप अपने ब्रेन को एक मैसेज देते हैं कि ये मेरे सामने लक्ष्य है, ये इतना मुझे करना है। और जितना आपके ब्रेन को लक्ष्य सामने होगा उतना जो है आपके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए फोकस करना आसान हो जाता है। आपको बताओ अच्छा ये सब निपटाना है, अच्छा इतना मुझे करना है, तो उतना आप जो है आपकी सिंसियरिटी, आपका हार्ड वर्क, वो सब जो है उसी के अनुरूप जो है आपका दिमाग अपने आप को तैयार कर लेता है। उसी के अनुरूप फिर जो है आप अपना टाइम जो है वो स्टडीज़ के लिए डिवोट करने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम सर्वे की प्रोसेस कहते हैं, सर्वे करना। ठीक है, और ये सर्वे, मेंटल सर्वे जब ये आप कर पाते हैं, जब ये स्ट्रक्चर मतलब आपके सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, वो सब आपको पता हो, तो इस स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया ये चौथी प्रक्रिया है। अब हम 5वीं प्रक्रिया के बारे में जाते हैं। 5वीं जो प्रक्रिया है, तो अब तक 5वीं में जब बोल रहा हूँ तो पहली प्रक्रिया क्या थी, याद है ना आपको, सेट। दूसरी स्टेप क्या थी, सेलेक्ट। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है सर्वे। और सर्वे के बाद चौथा स्टेप क्या है, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के बाद 5वां आपके पास है सॉलिडिफाई। देखिए सॉलिडिफाई क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है।
आपके बुक में बहुत से कीवर्ड्स आपको दिए होते हैं, और ख़ास तौर से एनसीईआरटी में तो ये कीवर्ड्स जो है वो बोल्ड लेटर्स के रूप में बीच बीच में दिए होते हैं। सबसे पहले आपका काम होता है कि ये जो बोल्ड लेटर्स हैं इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पहले से याद हो जाए, और ये डेफिनेशंस अगर आपको पहले से याद हैं कीवर्ड्स की, और तो ये एक तरह से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक आइडिया आपके दिमाग में पहले से रहता है। अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो आपका दिमाग जो है वो चीज़ों को अपने भीतर जो है ऑर्गेनाइज करता चला जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। जो है आपके दिमाग में जो है इंफॉर्मेशंस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर और सॉलिडिफिकेशन से जो मेरा तात्पर्य है वो यही है कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं और वो टॉपिक एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उनका आपसी जो कनेक्शन है उस कनेक्शन के बारे में आपको आप जब उन कनेक्शंस को बिल्डअप करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, इस चीज़ के साथ ये 4 चीज़ें जुड़ी हैं, इसके साथ ये 2 टॉपिक जुड़े हैं, तो हर क्वेश्चन के टॉपिक्स और सब टॉपिक को जब जोड़ के आप अपने दिमाग में उसका एक वृहद मैप बना लेते हैं, जिसको आप लर्निंग मैप कह लीजिए या जिसको आप जो है कॉन्सेप्ट मैप कह लीजिए, ये एक आउटलाइन मैप इसको कई बार कह लेते हैं। ये जैसे आपके दिमाग में बनता है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसका एक बड़ा मैप आप अपने पहले पेपर पे बनाते हैं और फिर उसे अपने माइंड में बनाते हैं। ये सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अगर ये आपके दिमाग में सेट है तो अब आपका जो रिवीजन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया से आपका रिवीजन जो है वो 10 टाइम्स फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली जब भी आप रिवाइज करने बैठते हैं तो आपको पता होता है अच्छा ये टॉपिक मुझे क्लियर है, ये टॉपिक मुझे क्लियर है, अच्छा इस टॉपिक में मुझे थोड़ा डाउट है, ये तो क्लियर है, ये टॉपिक मुझे क्लियर है, इसमें थोड़ा डाउट है। तो आप जिन जिन टॉपिक्स में आपको डाउट है उन पर आप समय लगाते हैं, और जिन पे आपको डाउट नहीं है वो आप उनको छेड़ते नहीं हैं, उनको आप क्विकली स्किप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव प्रोसेस। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें, अपना जो भी सिलेबस है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, इस स्ट्रक्चर को बनाएं, ढांचे को बनाएं, और उस ढांचे के जो आपस में कनेक्शंस हैं, उसके जो कीवर्ड्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जो है पेपर पे लिस्ट आउट करके इस तरह के लर्निंग मैप्स या लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट मैप्स हैं वो बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से मैंने आपको 5 S के बारे में आज के सत्र में क्विकली बताने की कोशिश की। ये 5 बहुत ख़ास चीज़ें हैं। हमने सर्वे में एक एक्टिविटी की जिसके द्वारा हमने ये जाना कि आपके पास कितना टाइम है, और आपका ये जो टाइम है कई लोगों का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग 168 घंटे में से 200 घंटे खर्च हो रहे हैं। तो इसका मतलब एग्ज़ाम इतना पास है, लेकिन फिर भी हम अपने समय को बहुत बहुत संभल के अभी भी खर्च नहीं कर रहे हैं। वी शुड बी हाईली अलर्ट, वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। तो ये 5 स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया। कल के सत्र में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ बाकी की 5 चीज़ों के बारे में, और वो 5 चीज़ें हैं कि हम याद कर चुके हैं। आप एक बात को समझना कि जो भी हमने याद किया, जो भी हमने अपनी मेमोरी में डाला, तो हम साल भर क्या कर रहे हैं? साल भर हमारे पास एक बुक रहती है, हमारे पास नोट्स रहते हैं, और उन नोट्स के द्वारा, उस बुक के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं। और इन सूचनाओं को जिनको हम ब्रेन में स्टोर करते हैं, ये सारी सूचनाएं, ये अभ्यास है एक तरह से ना, स्टोर करने का हमारा अभ्यास है। साल भर बच्चे जो है स्कूल आते हैं और स्कूल में लगातार हम यही करते रहते हैं। हम बुक को दिमाग में डाल रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। हम टीचर जो है वो हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, लेकिन उस क्लासरूम की पढ़ाई को भी बच्चे क्या कर रहे हैं? दिमाग में हम स्टोर कर रहे हैं। लेकिन ये साल भर हमने अपने मतलब 200 दिन हम स्कूल आए, और 200 दिन में से हम क्या कर रहे हैं? हम 180 दिन यही कर रहे हैं, हम सूचनाओं को अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम का दिन होता है, तो एग्ज़ाम के दिन में हम क्या कर रहे होते हैं? क्या जो हम साल भर जिस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वही हम एग्ज़ाम में कर रहे हैं? नहीं, एग्ज़ाम में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रहे होते ब्रेन में, बल्कि हम रिवर्स प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं। जो स्टोर हमने किया है उसको हम रिकॉल कर रहे होते हैं। और ये रिकॉल होगा कैसे? इसके प्रोसेसेस क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, और ये रिकॉल कैसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, इसकी इफेक्टिविटी कैसे होगी?
कैसे हम जो भी हमने साल भर में पढ़ा है उसको कैसे हम इफ़ेक्टिव तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, सो दैट एग्ज़ाम में लिखने में और मार्क्स लाने में हमको बहुत बहुत आसानी रहे। तो इसके लिए कल के सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कल हम इसी मैकेनिज़्म को समझेंगे, ये मेमोरी के बारे में जो आपने पूछा था, कैसे ये एग्ज़ाम के दरमियान हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे काम करे और किस तरीके से एग्ज़ाम के दरमियान हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को एक पेपर के समय हम रिकॉल कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको 5SQR सिस्टम के जो अगले स्टेप्स हैं उनके बारे में कल मैं आपसे चर्चा करूँगा। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं क्वेश्चंस की तरफ देखता हूँ। कल का सेशन का टाइम जो है अनाराम जी, यही सेम टाइम रहेगा। हम लोग 4 से 5 के बीच में आपसे बात करेंगे। और आपके कोई और प्रश्न हैं पढ़ाई से संबंधित, तो जो ग्रुप हमने इसके लिए बनाया है उस ग्रुप पर आप उन क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, राइट। हाँ जी, और कोई प्रश्न है आपके मन में? ठीक है, अरे वाह, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने इतना समय निकाला। मेरा आप सब लोगों से इतना ही कहना है कि एग्ज़ाम में किसी चीज़ से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक रखिए, अपनी तकनीक को ठीक रखिए, और आपके पास क्या करना है और कितनी देर में करना है और आप उसे कैसे करेंगे, अगर ये तीनों चीज़ों की स्ट्रैटेजी आपके पास सही हो, कोई एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। आप जितना बेहतर करना चाहें, जितना अच्छा स्कोर करना चाहें, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के सत्र में इतना ही। थैंक यू सो मच जी। बाय बाय नेहा मैम, बाय बाय तन्वी मैम, बाय बाय अजय जी। ओके जी, सी यू अमनाराम जी, राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब लोगों की परीक्षाएं बहुत अच्छी हों। कल के सत्र में हम आगे बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।